आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतति, अध्याय 3, भाग पहला। श्रोतागण समझ ही गए होंगे कि रामशिला के सामने फल्गु नदी के बीच में भयानक टीले के ऊपर रहने वाले बाबा जी के सामने जो दो औरतें गई थी वे माधवी और उसकी सखी तिलोत्मा थी। बाबा जी ने उन दोनों से वादा किया था कि तुम्हारी बात का जवाब कल देंगे, इसलिए दूसरे दिन वे दोनों आधी रात के समय फिर बाबा जी के पास गई। किवाड़ खटखटाते ही अंदर से बाबा जी ने दरवाजा खोल दिया और उन दोनों को बुलाकर अपने पास बैठाया। बाबा बोले, कहो माधवी, अच्छी हो? माधवी, अच्छी क्या रहूंगी, अपने किए को पछताती हूँ। बाबा, अब भी अपने को संभालो, तो मैं वादा करता हूँ कि राजा वीरेंद्र सिंह से कहकर तुम्हारा राज्य तुम्हें दिलवा दूंगा। माधवी, अजय अब भीख मांगने की इच्छा नहीं होती। अब तो जहां तक बन पड़ेगा अपने दुश्मनों को मार के ही कलेजा ठंडा करूंगी, और चाहे इसके लिए मेरी जान भी जाए तो कोई परवाह नहीं। बाबा बोले, अगर यही ख्याल है तो तुम्हें अपने दीवान अग्निदत्त से बदला लेना चाहिए। वीरेंद्र सिंह के लड़कों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। माधवी, आपका कहना ठीक है, मगर मैंने जो कुछ सोच रखा है मैं वही करूंगी। मैं अपना इरादा किसी तरह बदल नहीं सकती और इसमें आपको हर तरह से मेरी मदद करनी ही होगी। बाबा, खैर जिस तरह बनेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर ये तो बताओ कि सिवाय मेरे इस समय और भी कोई तुम्हारा मददगार है या नहीं? माधवी, कल तक तो मेरा मददगार कोई भी नहीं था, मगर आज मेरे कई मददगार पहुंच गए हैं और अब मेरा काम शुरू हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बाबा, कौन मददगार पहुंच गया है? माधवी, मेरा भाई भीमसेन। बाबा, शिवदत्त का लड़का भीमसेन? माधवी, जी हाँ। बाबा, तब तो तुम्हारा काम जरूर हो जाएगा। माधवी, तो भी आपको मेरी मदद करनी ही होगी। बाबा, मैं जरूर मदद करूंगा, जो कुछ कहो मैं तैयार हूं। माधवी, कल भीमसेन उस मकान में जाने का उद्योग करेगा जिसमें किशोरी रहती है। उसने मौका पाते ही अपनी बहन किशोरी को मार डालने की कसम खाई है। अगर कल वह उस मकान के अंदर किसी तरह जा सका तो जरूर ही किशोरी को मार डालेगा। फिर मुझे किसी तरह का तरदुद नहीं रहेगा और ना आपसे मदद लेने की ही जरूरत पड़ेगी। लेकिन वह उस मकान के अंदर ना जा सका तो जिस तरह हो आपको ऐसी कोई तरकीब करनी पड़ेगी जिससे किशोरी उस मकान को छोड़ दे। बाबा, भरसक तो मेरी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माधवी, ऐसा ना कहिए, अगर उस मकान में कमंद लगाने की जगह होती तब तो कोई बात ही ना थी, अब तक मैं अपना काम निकाल लिए होती। बाबा, हाँ ये तो मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारे पिता ने उस मकान के बनवाने में बड़ी कारीगरी खर्च की है, मगर तो भी भीमसेन ने उसके अंदर जाने की कोई तरकीब सोची ही होगी। माधवी, जी हाँ, देखना चाहिए कल क्या होगा। बाबा, अच्छा अब तुम परसों मुझसे जरूर मिलना। अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो ठीक है, नहीं तो चौथे दिन मैं सहज में ही तुम्हारा काम कर दूंगा। बहुत अच्छा कहकर माधवी वहां से उठी और अपनी सखी तिलोत्मा को साथ लिए अपने डेरे पर चली आई। माधवी के चले जाने पर थोड़ी देर तक बाबा जी कुछ सोचते रहे। इसके बाद कुटी के बाहर निकले और 2-4 दफे जोर से ताली बजाई। एकाएक इधर उधर पेड़ों की आड़ में से 4-5 आदमी निकलकर बाबा जी के पास आए और एक ने बढ़कर पूछा, कहिए क्या हाल है? बाबा जी ने कहा, आज अब तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है, जहां चाहो चले जाओ, मगर कल 1 घंटे जाते जाते तुम लोग यहाँ जरूर जुट जाओ। एक, क्यों, खैर तो है, मैं बिना कुछ हाल सुने जाने वाला नहीं। बाबा, अच्छा तो फिर सुन लो कि कल क्या होगा और हम लोग क्या करेंगे। सबों को लेकर बाबा जी कुटी के अंदर गए। किवाड़ बंद, ना मालूम क्या बातचीत करने लगे। अब हम उसी मकान में पहुंचते हैं जिसमें किशोरी और किन्नरी का डेरा है, या जहां इंद्रजीत सिंह को लेकर कमला गई है। किशोरी के चिल्लाने की आवाज सुनकर किन्नरी हाथ में तलवार लिए बहुत जल्द नीचे उतर गई। कमला ने किवाड़ खटखटाया है, दरवाजा खोलना चाहिए, इसका ख्याल तो जाता रहा और इधर उधर किशोरी को ढूंढने लगी, मगर इसे ढूंढने में उसने ज्यादा देर न लगाई।
दो ही चार दफे दालान और कोठरियों में घूमकर वह लौटी और सदर दरवाजा खोलकर कमला को मकान के अंदर कर लिया। दरवाजा खुलने में देर हुई, इसी से कमला समझ गई कि भीतर कुछ गोलमाल हुआ है। अंदर आते ही उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? जिसके जवाब में बदहवास किन्नरी केवल इतना ही कह सकी, दरवाजा खोलने के लिए किशोरी नीचे उतरी, मगर ना मालूम चिल्लाकर कहाँ गायब हो गई। कमला ने इस बात का कुछ जवाब न दिया। उसने सबके पहले छत पर जाकर कुंवर इंद्रजीत सिंह को कमन लगाने में मदद की। जब वह और तारा सिंह ऊपर चढ़ाए तो दोनों को भी साथ ले वह नीचे आंगन में उतर आई और किन्नरी की तरह ही संक्षेप में किशोरी के गायब हो जाने का हाल कहकर इधर उधर ढूंढने लगी। ये सब बातें थोड़ी ही देर में हो गईं और अंधेरा होने पर भी बात की बात में कमला ने नीचे की कुल कोठरियों में किशोरी को ढूंढ डाला। परेशान और बदहवास इंद्रजीत सिंह उसके साथ घूमते रहे। ढूंढते ढूंढते कमला जब उस कोठरी में पहुंची जिसकी पीठ खंडहर की तरफ पड़ती थी तो एकाएक चांदना मालूम पड़ा। भीतर घुसी और तुरंत निश्चय हो गया कि खंडहर की तरफ से कोई दीवार में सेंध लगाकर इस मकान के अंदर घुसा है और ये आफत मचा गया। उस खुलासा सेंध की राह से ये चारों आदमी भी बाहर खंडहर में निकल गए और वहां का एक विचित्र तमाशा देखा। शिवदत्त गढ़ में महाराज शिवदत्त बैठा हुआ बेफिक्री का हलवा नहीं उड़ाता। सच पूछिए तो तमाम जमाने की फिक्र ने उसको आ घेरा है। वह दिन रात सोचा ही करता है और उसके अय्यारों और जासूसों का दिन दौड़ते ही बीतता है। चुनार, गयाजी और राजगृही का हाल तो उसे रत्ती रत्ती मालूम है, क्योंकि इन तीनों जगहों की खबरें पहुंचाने के लिए उसे पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। आज ये खबर पाकर कि गया जी का राज्य राजा वीरेंद्र सिंह के कब्जे में आ गया, माधवी राज ही छोड़कर भाग गई और किशोरी दीवान अग्निदत्त के हाथ में फंसी हुई है। शिवदत्त घबरा उठा और तरह तरह की बातें सोचने में इतना लीन हो गया कि तनो बदन की सुध जाती रही। किशोरी के ऊपर इसे इतना गुस्सा आया कि अगर वह यहाँ मौजूद होती तो अपने हाथ से टुकड़े टुकड़े कर डालता। इस समय भी वह प्रण करके उठ खड़ा हुआ कि जब तक किशोरी के मरने की खबर नहीं पाऊंगा अन्न नहीं खाऊंगा, और सीधा महल में चला गया। हुक्म देता गया कि भीमसेन को हमारे पास भेज दो। राजा शिवदत्त महल में जाकर अपनी रानी कलावती के पास बैठ गया। उसके चेहरे की उदासी और परेशानी का सबब जानने के लिए कलावती ने बहुत उद्योग किया, मगर जब तक उसका लड़का भीमसेन महल में ना गया उसने कलावती की बात का कुछ भी जवाब नहीं दिया। माँ बाप के पास पहुंचते ही भीमसेन ने प्रणाम किया और पूछा, क्या आज्ञा है? शिव, किशोरी के बारे में जो कुछ खबर आज पहुंची तुमने भी सुनी होगी। भीम, जी हाँ। अफसोस फिर भी तुम्हें अपना मुंह दिखाते शर्म नहीं आती। न मालूम तुम्हारी बहादुरी किस दिन काम आएगी और तुम किस दिन अपने को इस लायक बनाओगे कि मैं तुम्हें अपना लड़का समझूं। भीम, मुझे जो आज्ञा हो तैयार हूं। शिव, मुझे उम्मीद नहीं कि तुम मेरी बात मानोगे। भीम, मैं यज्ञोपवीत हाथ में लेकर कसम खाता हूँ कि जब तक जान बाकी है उस काम के करने की पूरी कोशिश करूंगा जिसके लिए आप आज्ञा देंगे। शिव, मेरा पहला हुक्म है कि किशोरी का सिर काट कर मेरे पास लाओ। भीम, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। और क्या हुक्म होता है? शिव, इसके बाद वीरेंद्र सिंह या उनके लड़कों में से जब तक किसी को मार न लो यहाँ मत आना। ये ना समझना कि ये काम मैं तुम्हारे ही सुपुर्द करता हूँ। नहीं, मैं खुद आज इस शिवदत्त गढ़ को छोड़ूंगा और अपना कलेजा ठंडा करने के लिए पूरा उद्योग करूंगा। वीरेंद्र सिंह का चढ़ता प्रताप देखकर मुझे निश्चय हो गया है कि लड़कर उन्हें किसी प्रकार नहीं जी सकता, इसलिए आज से मैं उनके साथ लड़ने का ख्याल छोड़ देता हूँ और उस ढंग पर चलता हूँ जिसे ठग, चोर या डाकू लोग पसंद करते हैं। भीम, अख्तियार आपको है, जो चाहे करें। मुझे आज्ञा हो तो इसी समय चला जाऊं और जो कुछ हुक्म हुआ है उसे पूरा करने का उद्योग करूं। शिव, अच्छा जाओ, मगर ये कहो कि अपने साथ किस किस को ले जाते हो। भीम, किसी को नहीं। शिव, तब तुम कुछ ना कर सकोगे। 2-3 अय्यार और 10-20 लड़कों को अपने साथ जरूर लेते जाओ। भीम, आपके यहाँ ऐसा कौन अय्यार है जो वीरेंद्र सिंह के अय्यारों का मुकाबला करे, और ऐसा कौन बहादुर है जो लोगों के सामने तलवार उठा सके? शिव, तुम्हारा कहना ठीक है, मगर तुम्हारे साथ गए हुए अय्यारों की कार्रवाई तब तक बहुत अच्छी होगी जब तक दुश्मनों को ये ना मालूम हो जाए कि शिवदत्त गढ़ का कोई आया है।
सिवाय इसके मैं बहादुर नाहर सिंह को तुम्हारे साथ भेजता हूँ, जिसका मुकाबला करने वाला वीरेंद्र सिंह की तरफ कोई नहीं है। भीम, बेशक नाहर सिंह ऐसा ही है, मगर मुश्किल तो ये है कि नाहर सिंह जितना बहादुर है, उससे ज्यादा इस बात को देखता है कि अपने कौल का सच्चा रहे। उसका कहना है कि जिस दिन कोई बहादुर द्वंद्व युद्ध में मुझे जीत लेगा, उसी दिन मैं उसका हो जाऊंगा। ईश्वर ना करे कहीं ऐसी नौबत पहुंची तो वह उसी दिन से हम लोगों का दुश्मन हो जाएगा। शिव, ये सब तुम्हारा ख्याल है, द्वंद्व युद्ध में उसे वहां कोई जीतने वाला नहीं है। भीम, अच्छा, जो आज्ञा। शिव, चलो मैं इसी वक्त तो चलकर तुम्हारे जाने का बंदोबस्त कर देता हूँ। शिवदत्त और भीमसेन के बाहर चले जाने के बाद रानी कलावती ने, जो बहुत देर से इन लोगों की बातें सुन सुनकर गरम गरम आंसू गिरा रही थी, सिर उठाया और लंबी सांस लेकर कहा, हाय, अब तो जमाने का उलट फेर ही दूसरा हुआ चाहता है। बेचारी किशोरी का क्या कसूर, वह आपसे आप तो चली ही नहीं गई। उसने अपने आप को तो कोई ऐसा काम किया ही नहीं जिससे उसकी इज्जत में फर्क आए। हाय, किस कलेजे से भीमसेन अपनी बहन को मारने का इरादा करेगा। मेरी जिंदगी अब व्यर्थ है, क्योंकि बेचारी लड़की तो अब मारी ही जाएगी। भीमसेन भी वीरेंद्र सिंह से दुश्मनी करके अपनी जान नहीं बचा सकता। दूसरे, उस लड़के का भरोसा ही क्या जो अपने हाथ से अपनी बहन का सिर काटे। अगर इन सब बातों को भूल जाऊं और यही सोचकर बैठी रहूं कि मेरा सर्वस्व तो पति है, मुझे लड़के लड़कियों से क्या मतलब, तो भी नहीं बनता, क्योंकि वे भी डाकू वृत्ति लिया चाहते हैं। इस अवस्था में वे किसी प्रकार का सुख नहीं पा सकते। फिर जीते जी अपने पति को दुख भोगते मैं कैसे देखूंगी। हाय, वीरेंद्र सिंह वही वीरेंद्र सिंह है जिसकी बदौलत मेरी जान बची थी। ना मालूम बुर्दा फरोशों की बदौलत मेरी क्या दुर्दशा होती। वही वीरेंद्र सिंह है जिसने कृपा कर मुझे अपने पति के पास खो में भिजवा दिया था। वही वीरेंद्र सिंह है जिसने हम लोगों का कसूर एकदम माफ कर दिया था और चुनार की गद्दी लौटा देने को भी तैयार थे। किस किस बात की तरफ देखूं। वीरेंद्र सिंह के बराबर धर्म आत्मा तो कोई दुनिया में होगा ही नहीं। फिर किसको दोष दूं? अपने पति को नहीं, कभी नहीं। ये मेरे किए तो होगा नहीं। ये सब दोष तो मेरे कर्मों ही का है। फिर जब भाग्य ही बुरे हैं तो ऐसे भाग्य को लेकर दुनिया में क्यों रहूं? अपनी छुट्टी तो आप ही कर लेती हूँ। फिर मेरे पीछे क्या जाने क्या होगा, इसकी खबर किसे होगी। रानी कलावती पागलों की तरह बहुत देर तक ना जाने क्या क्या सोचती रही। आखिर उठ खड़ी हुई और ताले का गुच्छा उठाकर अपना एक संदूक खोला। ना मालूम उसमें से क्या निकालकर उसने अपने मुंह में रख लिया और पास ही पड़ी हुई सोने की सुराही में से जल निकालकर पाने के बाद कलम, दवात और कागज लेकर कुछ लिखने बैठ गई। लेख समाप्त होते होते तक उसकी सखियां भी आ पहुंची। कलावती ने लिखे हुए कागज को लपेटकर अपनी एक सखी के हाथ में दिया और कहा, जब महाराज मुझे पूछे तो ये कागज उनके हाथ में दे देना। बस अब तुम लोग जाओ, अपना काम करो। मैं इस समय सोना चाहती हूँ। जब तक मैं खुद ना उठूं, खबरदार मुझको कभी मत उठाना। हुक्म पाते ही उसकी लौंडियां वहां से हट गई और रानी कलावती ने पलंग पर लेटकर आंचल से मुंह ढांप लिया। 2 ही पहर के बाद मालूम हो गया कि रानी कलावती सो गई। आज के लिए नहीं, बल्कि वह हमेशा के लिए सो गई। अब वह किसी के जगह नहीं जाग सकती। शाम के वक्त जब महाराज शिवदत्त फिर महल में आए तो महारानी का लिखा कागज उनके हाथ में दिया गया। पढ़ते ही शिवदत्त दौड़ा हुआ उस कमरे में गया जिसमें कलावती सोई हुई थी। मुंह पर से कपड़ा हटाया, नब्ज देखी और तुरंत लौटकर बाहर चला आया। अब तो उसकी सखियों और लौंडियों को भी मालूम हो गया कि रानी कलावती हमेशा के लिए सो गई है। ना मालूम बेचारी ने किन किन बातों को सोचकर जान देना ही मुनासिब समझा। उसकी प्यारी सखियां, जिन्हें वह जान से ज्यादा मानती थी, पलंग के चारों तरफ जमा हो गई और उसकी आखिरी सूरत देखने लगी। भीमसेन 4 घंटे पहले ही मुहिम पर रवाना हो चुका था। उसे अपनी प्यारी माँ के मरने की कुछ खबर ही नहीं, और ये सोचकर कि वह उदास और सुस्त होकर अपना काम नहीं कर सकेगा, शिवदत्त ने भी कलावती के मरने की खबर उसके कान तक पहुंचने ना दी। अय्यारों और थोड़े से लड़कों के सिवाय नाहर सिंह को साथ लिए हुए भीमसेन राजगृह की तरफ रवाना हुए। उसका साथी नाहर सिंह बेशक लड़ाई के फन में बहुत ही जबरदस्त था। उसे विश्वास था कि कोई अकेला आदमी लड़कर कभी मुझसे जीत नहीं सकता। भीमसेन भी अपने को ताकतवर और होशियार लगता था।
मगर जब से लोभवश नाहर सिंह ने उसकी नौकरी कर ली और आजमाइश के तौर पर 2-4 दफे नाहर सिंह और भीमसेन से नकली लड़ाई हुई, तब से भीमसेन को मालूम हो गया कि नाहर सिंह के सामने वह एक बच्चे के बराबर है। नाहर सिंह लड़ाई के फन में जितना होशियार और ताकतवर था, उतना ही नेक और ईमानदार भी था, और इसका ये प्रण करना भी बहुत मुनासिब था कि उसे जिस दिन जो कोई जीतेगा वह उसी दिन से उसकी ताबेदारी कबूल कर लेगा। ये लोग पहले राजगृही में पहुंचे और एक गुप्त खो में डेरा डालने के बाद भीमसेन ने अय्यारों को वहां का हाल मालूम करने के लिए मुस्तैद किया। 2 ही दिन की कोशिश में अय्यारों ने कुल हाल वहां का मालूम कर लिया, और भीमसेन ने जब ये सुना कि माधवी वहां मौजूद नहीं है, तब बिना छेड़छाड़ाए मचाए गया जी की तरफ कूच किया। इस समय राजगृह को अपने कब्जे में कर लेना भीमसेन के लिए कोई बड़ी बात तो थी नहीं, मगर इस ख्याल से कि गया जी में राजा वीरेंद्र सिंह की अमलदारी हो गई है, राजगृही दखल करने से कोई फायदा तो होगा नहीं, और वीरेंद्र सिंह के मुकाबले में लड़कर भी जीतना बहुत ही मुश्किल है। उसे राजगृही का ख्याल छोड़ दिया। सिवाय इसके जाहिर होकर वह किसी तरह किशोरी को अपने कब्जे में कर भी नहीं सकता था। उसे लुक छिप कर पहले किशोरी ही पर सफाई का हाथ दिखाना मंजूर था। गया जी के पास पहुंचते ही एक गुप्त और भयानक पहाड़ी में लोगों ने डेरा डाला और खबर लेने के लिए अय्यारों को रवाना किया। जिस तरह भीमसेन के अय्यार लोग घूम घूम कर टोह लिया करते थे, उसी तरह माधवी की सखी तिलोत्मा भी अपना काम साधने के लिए भेष बदलकर चारों तरफ घूमा करती थी। इत्तेफाक से भीमसेन के अय्यारों की मुलाकात तिलोत्मा से हो गई, और बहुत जल्द माधवी की खबर भीमसेन को तथा भीमसेन की खबर माधवी को लग गई। भीमसेन के साथ जितने लड़के थे उन सबों को खो में ही छोड़ सिर्फ भीमसेन और नाहर सिंह को माधवी ने उस मकान में बुला लिया जिसका हाल हम ऊपर सुना चुके हैं। आज किशोरी के घर में घुसकर आफत मचाने वाले ये ही भीमसेन और नाहर सिंह हैं। अपने अय्यारों की मदद से उस मकान के बगल वाले खंडहर में घुसकर भीमसेन ने उस मकान में सेंध लगाई, और उस सेंध की राह नाहर सिंह ने अंदर जाकर जो कुछ किया श्रोताओं को मालूम ही है। नाहर सिंह मकान के अंदर घुसकर उसी सेंध की राह किशोरी को लेकर बाहर निकल आया, और उस बेचारी को जमीन पर गिराकर मालिक के हुक्म के मुताबिक उसे मार डालने पर मुस्तैद हुआ। मगर एक बेकसूर औरत पर इस तरह जुल्म करने का इरादा करते ही उस जवां मर्द का कलेजा दहल गया। वह किशोरी को जमीन पर रख दूर जा खड़ा हुआ, और भीमसेन से जो मुंह पर नकाब डाले उस जगह मौजूद था, बोला, लीजिए, इसके आगे जो कुछ करना है आप ही कीजिए। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मगर मैं आपको भी। हाथ में खंजर लेकर भीमसेन फौरन बेचारी किशोरी की छाती पर, जो उस समय डर के मारे बेहोश थी, जा चढ़ा। साथ ही इसके किशोरी की बेहोशी भी जाती रही, और उसने अपने मौत को पंजे में फंसा हुआ पाया, जैसा कि हम ऊपर सुना आए हैं। भीमसेन ने खंजर उठाकर जो ही किशोरी को मारना चाहा, पीछे से किसी ने उसकी कलाई थाम ली और खंजर लिए उसके मजबूत हाथ को बेबस कर दिया। भीमसेन ने फिर कर देखा तो एक साधु की सूरत नजर पड़ी। वह किशोरी को छोड़ उठ खड़ा हुआ और उसी खंजर से उसने साधु पर वार किया। ये साधु वही हैं जो रामशिला पहाड़ी के सामने फल्गु नदी के बीच में भयानक टीले पर रहते थे, जिसके पास मदद के लिए माधवी और तिलोत्मा का जाना और उन्हीं के पास देवी सिंह का पहुंचना भी हम सुना आए हैं। इस समय साधु इस बात पर मुस्तैद दिखाई देते हैं कि जिस तरह बने इन दुष्टों के हाथों से बेचारी किशोरी को बचाना चाहिए। चांदनी रात में दूर खड़ा नाहर सिंह यह तमाशा देखता रहा, मगर भीमसेन को साधु से जबरदस्त समझकर मदद के लिए पास न आया। भीमसेन ने चलाए हुए खंजर ने साधु का कुछ भी नुकसान न किया, और उसे खंजर का वार बचाकर फुर्ती से भीमसेन के पीछे से जा उसकी टांग पकड़कर इस ढंग से खींची कि भीमसेन किसी तरह संभल न सका और धम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही साधु हट गया और बोला, उठ खड़ा हो और फिर आकर लड़। गुस्से में भरा हुआ भीमसेन उठ खड़ा हुआ और खंजर जमीन पर फेंक कर साधु से लिपट गया, क्योंकि वह कुश्ती के फन में अपने को बहुत ही होशियार समझता था। मगर साधु से कुछ पेश न आई। थोड़ी ही देर में साधु ने भीमसेन को सुस्त कर दिया और कहा, जा, मैं तुझे छोड़ देता हूं। अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो अभी यहां से भाग जा। भीमसेन हैरान होकर साधु का मुंह देखता रह गया, कुछ जवाब ना दे सका।
जमीन पर पड़ी हुई बेचारी किशोरी ये कैफियत देख रही थी, मगर डर के मारे ना तो उसे उठा जाता था और ना वह चिल्ला ही सकती थी। भीमसेन को इस तरह बेदम देखकर नाहर सिंह से ना रहा गया। वह झपट कर साधु के पास आई और ललकार कर बोला, अगर बहादुरी का दावा रखता है तो इधर आ, मैं समझ गया कि तू साधु नहीं बल्कि मक्कार है। साधु महाशय नाहर सिंह से भी उलझने को तैयार हो गए, मगर ऐसी नौबत ना आई, क्योंकि उसी समय ढूंढते हुए सेन की राह से कुंवर इंद्रजीत सिंह और तारा सिंह भी खंडहर में आ पहुंचे और उनके पीछे पीछे किन्नरी और कमला भी आ पहुंची। कुंवर इंद्रजीत सिंह को देखते ही वह साधु राम तो हट गए और खंडहर की दीवार फान ना मालूम कहाँ चले गए। उधर एक पेड़ के पास खड़े हुए अपने नेजे को नाहर सिंह ने उखाड़ लिया और उसी से इंद्रजीत सिंह का मुकाबला किया। उधर तारा सिंह ने उछलकर एक लात भीमसेन को लगाई कि वह किसी तरह संभल न सका, तुरंत जमीन पर लौट गया। भीमसेन एक लात खाकर जमीन पर लौट जाने वाला तो था नहीं, मगर साधु के साथ लड़कर वह बदहवास और सुस्त हो रहा था, इसलिए तारा सिंह की लात से संभल ना सका। तारा सिंह ने भीमसेन की मुश्कें बांध ली और उसे एक किनारे रख के नाहर सिंह की लड़ाई का तमाशा देखने लगा। आधे घंटे तक नाहर सिंह और इंद्रजीत सिंह के बीच लड़ाई होती रही। इंद्रजीत सिंह की तलवार ने नाहर सिंह के नेजे को टुकड़े कर दिया और नाहर सिंह की ढाल पर बैठकर कुंवर इंद्रजीत सिंह की तलवार कब्जे से अलग हो गई। थोड़ी ही देर के लिए दोनों बहादुर ठहर गए। कुंवर इंद्रजीत सिंह की बहादुरी देख नाहर सिंह बहुत खुश हुआ और बोला, नाहर शाबाश, तुम्हारे ऐसा बहादुर मैंने आज तक नहीं देखा। इंद्र, ईश्वर की सृष्टि में एक से एक बढ़ के पेड़े हैं, तुम्हारे यहाँ हमारे ऐसों की ही क्या बात है। नाहर, आपका कहना बहुत ठीक है, मेरा प्रण क्या है आप जानते हैं। इंद्र, कह जाइए, अगर नहीं जानता हूं तो अब मालूम हो जाएगा। नाहर, मैंने प्रण किया है कि जो कोई लड़कर मुझे जीतेगा उसकी ताबीदारी कबूल करूंगा। इंद्र, तुम्हारे ऐसे बहादुर का यह प्रण बेमुनासिब नहीं है, फिर आइए कुश्ती से निपटारा कर लिया जाए। नाहर, बहुत अच्छा, आइए। दोनों में कुश्ती होने लगी। थोड़ी ही देर में कुंवर इंद्रजीत सिंह ने नाहर सिंह को जमीन पर दे मारा और पूछा, कहो अब क्या इरादा है। नाहर, मैं ताबेदारी कबूल करता हूँ। इंद्रजीत सिंह की उसकी छाती पर से उठ खड़े हुए और इधर उधर देखने लगे। चारों तरफ सन्नाटा था, किशोरी, किन्नरी या कमला का कहीं पता ही नहीं। भीमसेन और उसके साथियों का भी नाम निशान नहीं, यहाँ तक कि अपने अय्यार तारा सिंह की सूरत भी उन्हें दिखाई न दी। इंद्र, ये क्या, चारों तरफ सन्नाटा क्यों छा गया। नाहर, ताज्जुब है, इसके पहले तो यहाँ कई आदमी थे, ना मालूम वे सब कहाँ गए हैं। इंद्र, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ कौन था। नाहर, मैं आपका ताबेदार हूँ, मेरे साथ शिवदत्त सिंह जी थे और उनका लड़का भीमसेन, और इसके पहले मैं उसका नौकर था। आशा है कि आप भी अपना परिचय मुझे देंगे। इंद्र, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। नाहर, अच्छा। नाम सुनते ही नाहर सिंह उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, हाय, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इसने मुझे आपकी ताबेदारी में सौंपा। यदि किसी दूसरे की ताबेदारी कबूल करनी पड़ती तो मुझे बड़ा ही दुख होता। नाहर सिंह ने सच्चे दिल से कुमार की ताबेदारी कबूल की। इसके बाद बड़ी देर तक दोनों बहादुर चारों तरफ घूम घूम कर उन लोगों को ढूंढते रहे, मगर किसी का पता न लगा। हाँ, एक पेड़ के नीचे भीमसेन दिखाई पड़ा, जिसके हाथ पैर कमन से मजबूत बंधे हुए थे। भीमसेन ने पुकार कर कहा, क्यों नाहर सिंह, क्या मेरी मदद नहीं करोगे। नाहर, अब मैं तुम्हारा ताबेदार नहीं हूँ। इंद्र, तुम्हें किसने बांधा। भीम, मैं पहचानता तो नहीं, मगर इतना कह सकता हूँ कि आपके साथी ने। इंद्र, और वे बाबा जी कहाँ चले गए। भीम, क्या मालूम। इतने में ही खंडहर की दीवार फांद कर आते हुए तारा सिंह भी दिखाई पड़े। इंद्रजीत सिंह घबराए हुए उनकी तरफ बढ़े और पूछा, तुम कहाँ चले गए थे। तारा, जिस समय हम लोग यहाँ आए थे एक बाबा जी भी इस जगह मौजूद थे, मगर ना मालूम कहाँ चले गए। मैं एक आदमी की मुश्कें बांध रहा था कि उसी समय उस झाड़ी में छिपे कई आदमी बाहर निकले और किशोरी को जबरदस्ती उठाकर उसी तरफ ले चले। उन लोगों को जाते देख किन्नरी और कमला भी उसी तरफ लपकी। मैंने ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको लड़ाई के समय धोखा देकर वे आदमी पीछे से आप पर वार करें, झटपट उसकी मुश्कें बांधी और फिर मैं भी उसी तरफ लपका जिधर वे लोग गए थे। वहां कोने में खुली हुई खिड़की नजर आई। मैं ये सोच उस खिड़की के बाहर गया कि बेशक इसी राह से वे लोग निकल गए होंगे। इंद्र, फिर कुछ पता लगा। तारा, कुछ भी नहीं मालूम हुआ, ना मालूम वे लोग किधर गायब हो गए।
मैं आपको लड़ते हुए छोड़ गया था, इसलिए तुरंत लौट आया। अब आप घर चलिए, आपको पहुंचाकर मैं उन लोगों को खोज निकालूंगा। इनसे क्या निपटारा हुआ। इंदर, इन्होंने अब मेरी ताबेदारी कबूल कर ली है। तारा, अच्छा, सो तो ठीक है, मगर दुश्मन का भरोसा नहीं करना चाहिए। नाहर, आप इन सब बातों को ना सोचे, ईश्वर चाहेगा तो आप मुझे बेईमान कभी नहीं पावेंगे। तारा, ईश्वर ऐसा ही करे। रात की अंधेरी बिल्कुल जाती रही और अच्छी तरह सवेरा हो गया। मोहल्ले के कई आदमी उस खिड़की की राह खंडहर में चले आए और अपने राजा को वहां पा हैरान हो देखने लगे। कुंवर इंद्रजीत सिंह, तारा सिंह और नाहर सिंह अपने साथ भीमसेन को लिए हुए महल में पहुंचे और इंद्रजीत सिंह ने सब हाल अपने भाई आनंद सिंह से कहा। आज रात की वारदात ने दोनों कुमारों को हद से ज्यादा तरदुद में डाल दिया। किन्नरी और किशोरी के इस तरह मिलकर भी पुनः गायब हो जाने से दोनों ही पहले से ज्यादा उदास हुए और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। आधी रात का समय है और सन्नाटे की हवा चल रही है। बिल्लौर की तरह खूबी पैदा करने वाली चांदनी आशिक मिजाजों को सदा ही भली मालूम होती है, लेकिन आज सर्दी ने उन्हें भी पस्त कर दिया है। ये हिम्मत नहीं पड़ती कि जरा मैदान में निकलें और इस चांदनी की बहार में लें, मगर घर में बैठे दरवाजे की तरफ देखा करने और मां से लेने से होता ही क्या है। मर्दानगी कोई और चीज ही है, इश्क किसी दूसरी ही वस्तु का नाम है। तो भी इश्क के मारे हुए माशूक की नागिन सी जुल्फों से अपने को डसाना ही जवां मर्दी समझते हैं और दिलबर की तरह तिरछी निगाहों से अपने कलेजे को छलनी बनाने में बहादुरी मानते हैं। मगर मैं वे लोग सच्चे बहादुर हैं, घर बैठे ऑफ करना पसंद नहीं करते और समय पड़ने पर तलवार को ही अपना माशूक मानते हैं। देखिए, इस सर्दी और ऐसे भयानक स्थान में भी एक सच्चे बहादुर को किसी पेड़ की आड़ में बैठ जाना भी बुरा मालूम होता है। अब रात पहर भर से भी कम बाकी है। एक पहाड़ी के ऊपर, जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं तो इतनी कम भी नहीं कि बिना दम लिए एक ही दौड़ में कोई ऊपर चढ़ जाए, एक आदमी मुंह पर नकाब डाले काले कपड़े से तमाम बदन को छिपाए इधर उधर टहल रहा है। चारों तरफ सन्नाटा है, कोई उसे पहचानने वाला यहाँ मौजूद नहीं। शायद इसी ख्याल से उसने नकाब उलट दी और कुछ देर के लिए खड़े होकर मैदान की तरफ देखने लगा। इस पहाड़ी के बगल में एक दूसरी पहाड़ी है, जिसकी जड़ इस पहाड़ी से मिली हुई है। मालूम होता है कि एक पहाड़ी के दो टुकड़े हो गए हैं। बीच में डाकुओं और लुटेरों के आने जाने लायक रास्ता है, जिसे भयानक दर्रा कहना मुनासिब जान पड़ता है। इस आदमी की निगाह घड़ी घड़ी उस दर्रे की तरफ दौड़ती और सन्नाटा पाकर मैदान की तरफ घूम जाती है, जिसे जिससे मालूम होता है कि उसकी आंखें किसी ऐसे को ढूंढ रही हैं जिसके आने की इस समय पूरी उम्मीद है। टहलते टहलते उसे बहुत देर हो गई। पूरब तरफ आसमान पर कुछ कुछ सफेदी फैलने लगी, जिसे देख ये कुछ घबराया सा हो गया और 10 कदम आगे बढ़कर मैदान की तरफ देखने लगा। साथ ही इसकी चौका और धीरे से बोल उठा, आ पहुंचे। उस आदमी ने धीरे से सीटी बजाई। इधर उधर चट्टानों की आड़ में छिपे हुए 10-12 आदमी निकल आए, जिन्हें देख वह हुकूमत के तौर पर बोला, देखो वे लोग आ पहुंचे, अब बहुत जल्द नीचे उतर चलना चाहिए। बात के अंदाज से मालूम हो गया कि वह आदमी जो बहुत देर से पहाड़ी के ऊपर टहल रहा था उन सबों का सरदार है। अब उसने अपने चेहरे पर नकाब डाल ली और अपने साथियों को लेकर तेजी के साथ पहाड़ी के नीचे उतर आने वालों का मुहाना रोक लिया। कपड़े में लपेटी हुई एक लाश उठाए और उसे चारों तरफ से घेरे हुए कई आदमी उस दर्रे में घुसे। वे लोग कदम बढ़ाए जा रहे थे। उन्हें स्वप्न में भी ये गुमान न था कि हम लोगों के काम में बाधा डालने वाला इस पहाड़ के बीच में से कोई निकल आएगा। जब लाश उठाए हुए वो लोग उस दर्रे के बीच में घुसे, बल्कि उन लोगों ने जब आधा दर्रा तय कर लिया, तब एकाएक चारों तरफ से छिपे हुए कई आदमी उन लोगों पर टूट पड़े और हर तरह से उन्हें लाचार कर दिया। वे लोग किसी तरह भी लाश को ना ले जा सके और 3-4 आदमियों के घायल होने तथा एक के मर जाने पर उसी जगह उस लाश को छोड़ आखिर सबों को भाग ही जाना पड़ा। दुश्मनों के भाग जाने पर उस सरदार ने, जो पहले से ही उस पहाड़ी पर मौजूद था जिसका जिक्र हम कराए हैं, अपने साथियों को पुकार कर कहा, पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा मतलब निकल गया, मगर ये देख लेना चाहिए कि ये किशोरी ही है या नहीं।
एक ने बटुए में से मोमबत्ती निकालकर जलाई और उस लाश के मुंह पर से कपड़ा हटाकर देखने के बाद कहा, किशोरी ही तो है। सरदार ने किशोरी की नब्ज पर हाथ रखा और कहा, सरदार, उफ, इसे तो बहुत तेज बेहोशी दी गई है, देखो तुम भी देख लो। एक, बेशक बहुत ज्यादा बेहोशी दी गई है, ऐसी हालत में अक्सर जान निकल जाती है। दूसरा, इसे कुछ कम करना चाहिए। सरदार ने अपने बटुए में से एक डिबिया निकाली तथा खोलकर किशोरी को सुंघाने के बाद फिर नब्ज पर हाथ रखा और कहा, बस इससे ज्यादा बेहोशी कम करने से ये होश में आ जाएगी। चलो उठाओ, अब यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं है। किशोरी को उठाकर वे लोग उसी दर्रे की राह घूमते हुए पहाड़ी के पार हो गए और ना मालूम किस तरफ चले गए। इसके जाने के बाद उसी जगह जहां पर लड़ाई हुई थी, छिपा हुआ एक आदमी बाहर निकला और चारों तरफ देखने लगा। जब वहां किसी को मौजूद ना पाया तो धीरे से बोल उठा, मेरा पहले ही से यहाँ पहुंचना कैसे मुनासिब हुआ। मैं उन लोगों को खूब पहचानता हूँ जो लड़ भिड़कर बेचारी किशोरी को ले गए। खैर, क्या मुजायका है, मुझसे भागकर ये लोग कहाँ जाएंगे। मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। वे ले जाते तब भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती और ये लोग ले गए हैं तब भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। खैर, हरी इच्छा। अब बाबा जी को ढूंढना चाहिए, उन्होंने भी इसी जगह मिलने का वादा किया था। इतना कह वह आदमी चारों तरफ घूमने और बाबा जी को ढूंढने लगा। इस समय इस आदमी को यदि माधवी देखती तो तुरंत पहचान लेती, क्योंकि यह वही राज साधु है जो रामशिला पहाड़ी के सामने टीले पर रहता था, जिसके पास माधवी गई थी, या जिसने भीमसेन के हाथ से उस समय किशोरी की जान बचाई थी। जब खंडहर के बीच में वह उसकी छाती पर सवार होकर खंजर उसके कलेजे के पार करना ही चाहता था। साफ सवेरा हो चुका था, बल्कि पूरब तरफ सूर्य की लालिमा ने चौथाई आसमान पर अपना दखल जमा लिया था। वह साधु इधर उधर घूमता फिरता एक जगह अटक गया और सोचने लगा कि किधर जाया या क्या करे। इतने ही में सामने से इसी की सूरत शक्ल के दूसरे बाबा जी आते हुए दिखाई पड़े। देखते ही ये उनकी तरफ बढ़ा और बोला, मैं बड़ी देर से आपको ढूंढता रहा हूं, क्योंकि इसी जगह मिलने का आपने वादा किया था। अभी आए हुए बाबा जी ने कहा, मैं भी वादा पूरा करने के लिए आ पहुंचा। बहुत अच्छे। यदि इस समय कोई देखे तो अवश्य बावला हो जाए और कहे कि एक ही रंग और सूरज शक्ल के दो बाबा जी कहाँ से पैदा हो गए। अच्छा, हमारे पीछे पीछे चले आओ। दोनों बाबा जी ने एक तरफ का रास्ता लिया और देखते देखते ना मालूम किधर गायब हो गए या किसी खो में जा छिपे। किशोरी की जब आंख खुली तो उसने अपने को एक सुंदर मसहरी पर लेटे हुए पाया और उम्दा कपड़ों और जेवरों से सजी हुई कई औरतें भी उसे दिखाई पड़ी। पहले तो किशोरी ने यही समझा कि वे सब अच्छे अमीरों और सरदारों की लड़कियां हैं, मगर थोड़ी ही देर बाद उनकी बातचीत और कायदे से मालूम हो गया कि लौंडियां हैं। अपनी बेबसी और बदकिस्मती पर रोती हुई किशोरी को यह जानने की बड़ी उत्कंठा हुई कि किस महाराज अधिराज के मकान में आ फंसी हूं, जिसकी लौंडियां इस शान और शौकत की दिखाई पड़ती हैं। किशोरी को होश में आते देख उनमें की दो तीन लौंडियां ना मालूम कहाँ चली गई, मगर किशोरी ने समझ लिया कि मेरे होश में आने की किसी को खबर करने गई है। ताज्जुब भरी निगाहों से किशोरी चारों तरफ देखने लगी। वाह वाह, क्या सुंदर कमरा बना हुआ है। चारों तरफ दीवारों पर मीनाकारी का काम किया हुआ है। छत में सुनहरी बेल और बीच बीच में जड़ाऊ फूलों को देखकर अकल दंग होती है। ना मालूम इसकी तैयारी में कितने रुपए खर्च हो गए होंगे। छत से लटकती हुई बिलोरी हानियों की परइयों में मानिक की लोलकें लटक रही हैं। जड़ाऊ डारों पर बेशकीमती दीवार गिरें अपनी बहार दिखा रही हैं। दरवाजों की मेहराबों पर बेलें और उस पर बैठी हुई छोटी छोटी खूबसूरत चिड़ियों के बनाने में कारीगर ने जो कुछ मेहनत की होगी उसका जानना बहुत ही मुश्किल है। उन अंगूरों में कहीं पके अंगूर की जगह मानिक और कच्चे की जगह पन्ना काम में लाया गया है। अलावा इन सब बातों के इस कमरे में कुल सजावट का हाल अगर लिखा जाए तो हमारा असल मतलब बिल्कुल छूट जाएगा और मुक्तसर लिखावट के वादे में फर्क पड़ जाएगा। अस्तु, इस बारे में हम कुछ नहीं लिखेंगे। इस मकान को देखकर किशोरी तंग हो गई। उसकी हालत को लिखना बहुत ही मुश्किल है। जिधर उसकी निगाह जाती उधर ही की हो रहती थी, पर उस जगह की सजावट किशोरी अच्छी तरह देखने भी ना पाई थी कि पहले किसी और कई लोडियां वहां आ मौजूद हुई और बोली, महाराज को साथ लिए रानी साहिबा आ रही हैं। महाराज को साथ लिए रानी साहिबा उस कमरे में आ पहुंची।
बेचारी किशोरी को भला क्या मालूम कि ये दोनों कौन हैं या कहाँ के राजा हैं। तो भी इन दोनों की सूरत शक्ल देखते ही किशोरी रुआब में आ गई। महाराजा की उम्र लगभग 50 वर्ष की होगी। लंबा कद, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ी पेशानी, ऊपर को उठी हुई मूछें बहादुरी चेहरे पर बरस रही थी। रानी साहिबा की उम्र भी लगभग 35 वर्ष की होगी। फिर भी उनके बदन की बनावट और खूबसूरती नौजवान परिजामलों की आंखें नीची करती थी। उनकी बड़ी बड़ी रत्नार आंखों में अब भी वही बात थी जो उनकी जवानी में होगी। उनके अंगों में, लुनाई में किसी तरह का फर्क नहीं आता था। इस समय एक कीमती धानी पोशाक उनकी खूबसूरती को बढ़ा रही थी और जड़ाऊ जेवरों से उनका बदन भरा हुआ था। मगर देखने वाला यही कहेगा कि उन्हें जेवरों की कोई जरूरत नहीं, ये तो हुस्न के ही के बोझ से दबी जाती हैं। उन दोनों के रुआब ने किशोरी को पलंग पर पड़े रहने ना दिया। वे उठ खड़ी हुई और उनकी तरफ देखने लगी। रानी साहिबा चाहे कैसे ही खूबसूरत क्यों ना हो और उन्हें अपनी खूबसूरती पर चाहे कितना ही घमंड क्यों ना हो, मगर किशोरी की सूरत देखते ही वह दंग हो गई और उनकी शेखी हवा हो गई। इस समय वह हर तरह से सुस्त और उदास थी। किसी तरह की सजावट उसके बदन पर ना थी, तो भी महारानी के जी ने गवाही दे दी कि इससे बढ़कर खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं होगा। किशोरी उनकी खूबसूरती के ख्वाब में आकर पलंग के नीचे नहीं उतरी थी, बल्कि इज्जत के लिहाज से और ये सोचकर कि जब इस कमरे की इतनी बड़ी सजावट है तो उनके खास कमरे की क्या नौबत होगी और वह कितने बड़े राज्य और दौलत की मालकिन होंगी, उठ खड़ी हुई थी। राजा और रानी दोनों ने प्यार की निगाह से किशोरी की तरफ देखा और राजा ने आगे बढ़कर किशोरी की पीठ पर हाथ फेर कर कहा, बेशक ये मेरी ही पतोहू होने के लायक है। इस आखिरी शब्द ने किशोरी के साथ वह काम किया जो नमक जख्म के साथ, आग फूस की झोंझड़ी के साथ, तीर कलेजे के साथ, शराब धर्म के साथ, लालच ईमान के साथ और बिजली गिरकर तनो बदन के साथ गिरती है।